स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड सेम की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड यूनिट का सब यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इंडियन पार्लियामेंट, कंपोजिशन, पावर एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने जो फर्स्ट यूनिट है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंदर हमने 1.1 को डिस्कस किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ और आइडियोलॉजी क्या है और उसके फीचर्स क्या है। उसके बाद हमें 1.2 के अंदर इंडियन फेडरलिज्म, स्ट्रक्चर, नेचर एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, और इसी के साथ साथ हमने जो 1.3 है इसको तीन वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब जो 1.4 है दैट इज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था एक वीडियो लेक्चर के अंदर। जो अब हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है वो 2.1 के जो सब टॉपिक है इसके ऊपर बेसिस है। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे इंडियन पार्लियामेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद फिर कंपोजिशन की बात करेंगे और उसकी पावर्स की बात करेंगे और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की बात करेंगे। तो अगर आप जैसे बात पता क्या है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये किए कर दिया करो यार, मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो ना ज़्यादा बात किए हुए हम आगे चलते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडियन पार्लियामेंट, उसकी कंपोजिशन, पावर एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, जो सेंटर की गवर्नमेंट है हमारी, उसके अंदर एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, ठीक है, जो कानून बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो कानून इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, लेकिन जो हमारा जुडिशरी है वो इंटरप्रेट करने का काम करता है, या चेक एंड बैलेंसेस का काम करता है इन दोनों के ऊपर रखने का, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, ये ध्यान रखना। और ये इसकी जो प्री एमिनेंट पोजीशन है, जहाँ सेंटर पोजीशन हम इसने होल्ड करके रखी हुई है इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था, जो कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, जिसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो कि यूके के अंदर है, जो ब्रिटेन के अंदर है, उसको हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है या अपने इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वेस्ट मिनिस्टर, वेस्ट का आ रहा है ना आपको कि वेस्ट की तरफ है, ठीक है, तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें, जो आर्टिकल 79 से लेके 122 के अंदर जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसी पार्लियामेंट के जो चाहे उसकी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड हो, कंपोजिशन के रिलेटेड हो, ड्यूरेशन के रिलेटेड हो, ऑफिसर्स के रिलेटेड हो, क्या क्या प्रोसीजर्स के रिलेटेड हो, प्रिविलेजेस, पावर, सो एंड सो, मतलब जो भी पार्लियामेंट के रिलेटेड जितने भी इसके अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं, चाहे उनकी प्रोसीजर हैं, पावर्स हैं, कंपोजिशन है, तो वो सारे किन आर्टिकल्स के अंदर दिए गए हैं, हमारे आर्टिकल 79 से लेके 122 के अंदर, जो कि हमारा पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्ट 4 के अंदर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट 3 है उसके अंदर क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट को डिफाइन किया गया है, उसके बेसिस पे पार्लियामेंट के अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला प्रेसिडेंट होगा, दूसरा राज्यसभा होगा जिसको हम अपर हाउस भी बोलेंगे, सेकंड चैम्बर भी बोलेंगे, जहाँ तो हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। लेकिन जो लोअर हाउस है उसको हम लोकसभा बोलते हैं, उसको फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं और पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, और ना ही वो पार्लियामेंट के अंदर जब कोई मीटिंग चल रही होती है उनको अटेंड करता है, और ना ही उनके वहाँ पे वह बैठता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। इंटीग्रल पार्ट हम समझते हैं कि इंटीग्रल पार्ट कैसे होता है, क्योंकि जब भी कोई बिल पास होना होता है दोनों हाउसेस के बीच में से, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, मतलब जब बिल पास हो गया दोनों हाउसेस में से, अब क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास वो असेंट के लिए जाएगा। असेंट मीन्स कि प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए जाएगा। अगर प्रेसिडेंट उसके पास जो जाके असेंट दे देते हैं, उस पे अपने साइन कर देते हैं, तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है, वो जो एक्ट है वो लॉ बन जाता है। तो इतना क्रूशियल रोल हमें प्रेसिडेंट का देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करें, उसके बाद अगर हम कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करें, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो राज्यसभा है वो फिक्स्ड की हुई है अभी, जो 250 के आसपास है, जिसमें 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं स्टेट से चुन के, और यूनियन टेरिटरी से जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते बल्कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। एंड जो 12 हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो इसी के साथ जो है वो हमारे 250 जो मेंबर हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के अंदर।
ठीक है, तो समझ आ गई ना आपको कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250, उसमें से जो 238 है वो कहाँ से जाते हैं, जो स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, लेकिन उनको चुनते कैसे, हम लोग नहीं चुनते, इनडायरेक्टली चूज़ किए जाते हैं। और वो उसके बाद जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आज के अभी की टाइम की बात करें तो 145 मेंबर्स हैं, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, लेकिन अभी के टाइम पे 245 है। उसमें से 225 जो है वो स्टेट से जाते हैं, 8 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी से जाते हैं, और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये डेटा आप याद रखना कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो। यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है जिसके अंदर पार्लियामेंट के 3 हाउसेज बताया, 3 जो मेन पार्ट्स हैं उनको डिफाइन किया हुआ है, उनको बताया गया हो, एक आ गया प्रेसिडेंट, लोकसभा आ गया और राज्यसभा आ गया। अगर राज्यसभा की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे बताई गई है कि 250 है, और जो करंट स्ट्रेंथ है वो 245 है। यहाँ पे कट करके मैंने सही किया क्योंकि गलत लिखा गया था। तो उसमें से जो नॉमिनेटेड हैं वो कितने जाते हैं, 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अगर करंट की बात करें तो इलेक्ट के जो जाते हैं वो आते हैं 233, जिसके अंदर स्टेट के भी आते हैं और यूनियन टेरिटरीज के भी आते हैं। और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली से 3 जाते हैं, पुडुचेरी से जो 1 जाते हैं, और जम्मू कश्मीर से 4 जो एमपी वहाँ पे राज्यसभा के अंदर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, 550 है ना। अभी करंट की कितनी है, 543, क्योंकि पहले 545 हुआ करते थे, तो उसमें से जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया। तो अभी जो स्टेट से कितने जाते हैं, 524 स्टेट से जाते हैं, और यूनियन टेरिटरी से 19 जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 मेंबर यहाँ से जाते हैं, और लद्दाख से 1, और दिल्ली से 7, और बाकी यूटी से 6 मेंबर वहाँ पे जाते हैं। अगर हम करंट डेटा की बात करें तो आपको ये याद रखना, अगर हो सके तो एग्जाम के अंदर इस डायग्राम को मेंशन कर सकते हो आप। जैसे अभी कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात करें कि अभी कंपोजिशन क्या है लोकसभा की, लोकसभा के अंदर कितने कितने मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो जो यहाँ पे फिक्स कर दिया है इन्होंने 552 के अंदर। इसके अंदर जो 552 कैसे कर दिया इन्होंने, तो 552 जो है, जैसे 545 है ना, तो मैक्सिमम कितने हैं 552, ठीक है। उसमें से जो 230 मेंबर होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट्स के, और जो 20 मेंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनियन टेरिटरी से, और यहाँ पे 2 जो है वो एंग्लो इंडियंस को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पर ये डेटा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 445 इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसमें से 530 जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 13 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा इन द लोकसभा के अंदर। और अगर हम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें जो कि 2019 में लाया गया, और जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, दो ये भी जो है 2019 के अंदर लाई गई, और दिस प्रोविजंस इज डिसकंटिन्यूड। जो एंग्लो इंडियन का देने वाली जो नॉमिनेशन थी प्रेसिडेंट के द्वारा, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, किसके द्वारा, 126 के अमेंडमेंट के द्वारा और 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज, ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, इसको आप कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर हमारी कंपोजिशन पढ़ना है ना हमें, तो उसके रिलेटेड हम घूमेंगे, ऐसा तो हम एग्ज़ाम के अंदर इतना तो लिख नहीं पाएंगे। तो ड्यूरेशन की बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं कभी रिटायर नहीं होते हैं, ठीक है, रिटायर होते हैं लेकिन ये चलता रहता है। जैसे लोकसभा होती है वो डिसॉल्व हो जाती है ना 5 साल के बाद, तो ये परमानेंट बॉडी होती है, और ना ही ये सब्जेक्ट है डिसोल्यूशन का, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो ये लिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या हो गया इसको, तो ऐसे, तो ये जो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन ये डिसॉल्व नहीं होती, एंड हाउ एवर 1/3, ठीक है, 1/3 जो है वो हर 2 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जो सीट्स हैं वो फिल की जाती हैं फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करा के द्वारा, या प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर। जब भी कोई तीसरा साल लगता है उससे पहले जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर देते हैं, अगर कोई सीट वहाँ पे वेकेंट हो चुकी है, अगर 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल रिटायर होने के बाद अगर कोई सीट वहाँ पे वैकेंट रह चुकी है, रह गई है, तो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करके फिल कर दिया जाता है। एंड द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जो रिटायर हो जाते हैं ना मेंबर, वो कभी भी री नॉमिनेशन के लिए या री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो कभी भी नई इलेक्शन लड़ सकते हैं और कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं, तो इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात करें, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझा सके, तो ये से हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं।
तो ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात करें, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जो राज्यसभा है, लोकसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल टर्म के लिए होता है 5 ईयर्स के लिए। जब उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है जनरल इलेक्शन, उसके बाद के जो 5 ईयर होते हैं उस तक ही ये सीमित रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है। एंड जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो डिजॉल्व कर सकता है लोकसभा को किसी भी टाइम के ऊपर, एंड इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर सकता है, और ये अगर वो डिसॉल्व भी हो जाती है तो वो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। तो फर्दर अगर हम बात करें, जो लोकसभा है वो नेशनल इमरजेंसी के पीरियड पे एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा फॉर 1 ईयर। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन आता है हमारे, ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैज ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करें तो वो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, जो वहाँ पे देखते हैं, जो इन सब जो डिस्कशन है उसको सुनते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर हम स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी हमें नहीं करना। इलेक्शन एंड टेन्यूर अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ये भी आ गया, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा आ गया, ये भी नहीं पढ़ना हमें। जैसे अभी जो स्पीकर है वो ओम बिरला है, लेकिन ये 2019 का डेटा है, तो आप इस अभी करंट का डेटा वो देख लेना कि अभी के टाइम पे कौन है, जो क्या नाम है उसका, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर कौन है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर प्रो टर्म, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो चेयरमैन है राज्यसभा का, ये भी हमें नहीं करना। उसके बाद कोरम पार्लियामेंट, ये पढ़ लेना थोड़ा सा कि कोरम पार्लियामेंट क्या होती है। तो कोरम इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर एंड इट कैन ट्रांसेंड एनी बिजनेस। मतलब कि कोरम एक मिनिमम नंबर होता है हाउस के अंदर रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको कोई भी वहाँ पे बिजनेसेस, मतलब अगर आपको कोई भी बिल वहाँ पे इनिशिएट करना है तो वहाँ पे मिनिमम नंबर जो है वो रिक्वायर होते हैं कि आपको वहाँ पे रहना है, इतने मेंबर्स अगर अवेलेबल होंगे तभी आप कोई भी ट्रांजैक्ट, मतलब कोई भी अगर बिल जो लाना है वो ला सकते हो। एंड इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर इन ईच हाउसेस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। मतलब 1/10 चाहिए जितने भी हमारे हाउसेस हैं ना, जैसे 545 मेंबर हैं हमारे लोकसभा के, तो उसके हमें 1/10 चाहिए होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, और वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी इंक्लूड किया जाता है उन 1/10 के अंदर। एंड इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी एट लीस्ट 55 मेंबर प्रेजेंट इन द लोकसभा एंड 25 मेंबर प्रेजेंट इन द लोकसभा इफ एनी बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड। अगर कोई भी वहाँ पे बातचीत होनी है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 1/10 कितना होता है उसका, 55 मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम राज्यसभा की बात करें जिसके 245 मेंबर्स हैं, तो उसके हमें 1/10 की बात करें तो 125 मेंबर वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, अगर हमें कोई भी वहाँ पे बिजनेस या कोई भी हमें बातचीत करनी है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, अब ये हमारा आ गया मेन पॉइंट, जिसका जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया ना, यहाँ पे जैसे ये आ गया कहाँ पे, कंपोजिशन, उसके बाद पावर्स डिस्कस करना है, फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को डिस्कस करना है। कंपोजिशन हमने कर लिया कंप्लीट, उसके बाद हमने पावर्स जो है उनको पढ़ना है आगे, और अभी हम करेंगे डिस्कस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को। तो अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को देखते हैं कि क्या क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर रहा है पार्लियामेंट के अंदर। तो द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज आइडेंटिकल इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ना, वो दोनों के अंदर एक ही जैसा है। एंड कोई भी बिल जो होता है वो इनिशिएट होता है दोनों हाउसेस के बीच में, और हमें वो दोनों हाउसेस के बीच में से पास होना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी। एंड अ बिल इज़ अ प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन एंड इट बिकम एन एक्ट लॉ व्हेन ड्यूली इनेक्टेड। मतलब अगर दोनों वहाँ पे राज़ी हो जाते हैं और प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, तो वो जो बिल लाया गया होता है वो लॉ बन जाता है। बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट आर टू काइंड्स, पब्लिक बिल होता है, प्राइवेट बिल होता है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पब्लिक बिल होता है और एक प्राइवेट बिल होता है, जिसको हम प्राइवेट बिल को जैसे प्राइवेट मेंबर बिल इनिशिएट करते हैं, और आल्सो नोन एज गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल रिस्पेक्टिवली। जो पब्लिक बिल होता है उसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं, और जो प्राइवेट बिल होता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, जैसे उसने कहा है। एंड द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट कैन आल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो पार्लियामेंट के अंदर बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको 4 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया है कि 4 कैटेगरी के बिल होते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर पास किए जाते हैं। पहला जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल, सेकंड मनी बिल, थर्ड जो है फाइनेंशियल बिल, और फोर्थ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें, यहाँ पे लिख रहा है कि विच आर कंसर्न विद एनी मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। पैसे के मामले के अलावा जितने भी बिल्स होते हैं वो कौन से बिल होते हैं? ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। अदर देन बोला है ना, जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स, जो पैसे के रिलेटेड जो भी बिल्स होते हैं, जो भी कोई मनी के रिलेटेड बिल्स होते हैं, उनके अलावा जितने भी बिल्स होते हैं वो सारे बिल ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड जो सेकंड टाइप के बिल होते हैं वो मनी बिल होते हैं। मनी बिल वो सब बिल्स होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स के साथ मतलब कंसिडर किए जाते हैं, कि जो जैसे टैक्सेशन का बिल आ गया, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का बिल आ गया, तो वो सारे किस कैटेगरीज के अंदर आते हैं? हमारे मनी बिल के अंदर आते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल बिल है, मतलब जो पैसे के रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो सारे फाइनेंशियल बिल के अंदर आएंगे। लेकिन जो ये जो मनी बिल होता है ना, उससे डिफरेंट होते हैं जो फाइनेंशियल बिल। इनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मतलब जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाई जाती है, जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है उसको अमेंडमेंट करने की बात की जाती है, या उसको चेंज करने की बात की जाती है, जब कोई न्यू आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करने की बात की जाती है, वो सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम ऑर्डिनरी बिल्स की बात करें, तो ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर कौन कौन से बिल आते हैं, तो उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू बी पास थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेजेस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट फाइंड प्लेस इन द स्टैचू बुक। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी बिल को जगह पानी है ना, उसको 5 स्टेजेस के से गुजर के जाना पड़ता है अगर हमें ऑर्डिनरी बिल को पास करवाना है। तो फर्स्ट रीडिंग होती है। An ordinary bill can be introduced in either house of parliament. Such bill can be introduced in either minister by any other member. तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी ऑर्डिनरी बिल हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, किसी भी हाउस के अंदर, किसी भी जो राज्यसभा के अंदर हो या लोकसभा के अंदर, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट मिनिस्टर हो या कोई एक प्राइवेट मेंबर हो। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, चाहे मिनिस्टर्स हो चाहे कोई अदर मिनिस्टर्स हो। ठीक है, दीज द मेंबर्स हु वांट टू इंट्रोड्यूस द बिल मस्ट आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउसेज। जो मेंबर है वो चाहता है कि बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ से उसको पहले परमिशन लेनी है कि हम मैं बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एंड व्हेन द हाउस ग्रांट लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल, अगर जो हाउस है वो उसको अनुमति दे देता है कि आप बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, देन द मूवर ऑफ बिल इंट्रोड्यूस it by reading its title and objectives. No discussion on the bill take place at the first stage. Later bill is published in the Gazette of India. तो वो बोल रहा है कि अगर हाउस जो है उसको परमिशन दे देता है, उसके बाद क्या होगा? जो बिल इंट्रोड्यूस करने आया है वो उसको इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोड्यूस कैसे करेगा? उसका टाइटल पढ़ेगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेगा। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं होगी। जैसे कोई डिस्कशन होती है मतलब बिल्कुल डिटेल के साथ कि इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे, जो आउटकम्स क्या होंगे, वो डिस्कशन नहीं होगी पार्लियामेंट के अंदर। सिर्फ उसका टाइटल पढ़ के इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये सब किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा? जो बिल वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर ला रहा है। और उसके बाद क्या होगा कि इसको पब्लिश किया जाएगा गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर। अगर हम सेकंड रीडिंग की बात करें, ये हमारी फर्स्ट रीडिंग होगी। सेकंड रीडिंग के अंदर क्या होगा? इसके अंदर 3 और सब स्टेजेस आती हैं। पहली आती है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, उसके बाद कमेटी स्टेज एंड उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज। ठीक है, तो इनको अलग अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन आ गया, तो इसके अंदर बोलता है कि जो प्रिंट कॉपीज होंगी बिल की वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी पूरे मेंबर्स के अंदर, जितने भी पार्लियामेंट्स के अंदर मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी जो उसकी कॉपीज होंगी। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजंस आर डिस्कस जनरली बट डिटेल ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस। प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जाएगा, उसके प्रोविजंस को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन जो डिटेल डिस्कशन होगी वो अभी भी नहीं होगी, इस स्टेज के अंदर भी नहीं होगी। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन के अंदर भी जो जनरल डिस्कशन है वो होगी, लेकिन जो डिटेल डिस्कशन है वो नहीं होगी। इस स्टेज के अंदर क्या होगा कि वो जो हाउस है वो कुछ एक्शंस ले सकता है, जैसे कि इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और सम अदर फिक्स्ड डेट। वो उस बिल को उसी टाइम पे कंसिडरेशन ले सकता है, उसी टाइम पे उसको कंसिडर कर सकता है, या किसी और डेट के लिए उसको फिक्स कर देता है कि आपको इस बिल की जो डिस्कशन होगी या इसको कंसिडर में कब लिया जाएगा, किसी और डेट को लिया जा सकता है। तो ये एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद अगर दूसरे एक्शन की बात करें तो वो उसको सिलेक्ट कमेटी ऑफ हाउसेज को रेफर कर सकता है कि आप देखो इस बिल को कि अच्छा है या नहीं है। ठीक है, किसको कर सकता है? जो एक सिलेक्ट कमेटी होगी हाउस के अंदर उसको दे सकता है। एंड इट मे रेफर द बिल टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द टू हाउसेज। ये जॉइंट कमेटी को भी
भेज सकता है, ठीक है, जिसके अंदर 2 हाउसेस के लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड इट में सर्कुलेट द बिल इलीट पब्लिक ओपिनियन, जो इलेक्ट पब्लिक ओपिनियंस, मतलब जो बिल होगा उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भी सर्कुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये 4 तरह के एक्शंस लिए जा सकते हैं इस स्टेज के अंदर। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो वहाँ पे आती है हमारी कमेटी स्टेज, ठीक है। कमेटी स्टेज के अंदर किया जा सकता है, द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू रेफर द बिल टू सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। जो यूजुअल हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या किया जा सकता है कि जो सिलेक्ट कमेटी है उसको रेफर किया जा सकता है कमेटी स्टेज के अंदर। कमेटी नाम से ही पता चल रहा है ना, कमेटी स्टेज है तो वो कमेटी को ही सेंड करेगा। एंड दिस कमेटी एग्जामाइन द बिल थारोली इन डिटेल एंड क्लॉज बाय क्लॉज। ये कमेटी क्या करेगी, उस बिल को अच्छे तरीके से एग्जामाइन करेगी, समझेगी, और उसके जो प्रोविजंस दिए गए हैं, क्लॉज दिए गए हैं, उनको एक एक पढ़ के वो समझने की कोशिश करेगी। एंड इट कैन आल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग इट। ये अमेंड कर सकती है, उसके प्रोविजंस को चेंज कर सकती है, लेकिन जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है उसको चेंज नहीं कर सकती। कौन? ये कमेटी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनी एंड डिस्कशन द कमेटी रिपोर्ट द बिल बैक टू द हाउसेज। मतलब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद कमेटी क्या करेगी, उस बिल को वापस उस हाउस के हाथ भेज देगी, उस हाउस को वापस भेज देगी। ये हमारी होगी सेकंड स्टेज। उसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज है वो है हमारी कंसिडरेशन स्टेज। इसके अंदर क्या होगा कि जब अब जो बिल है वो सिलेक्ट कमेटी के द्वारा भेज दिया गया और हाउस ने उसको रिसीव कर लिया। एंड कंसिडर द प्रोविजन ऑफ द बिल कास्ट क्लॉज बाय कास्ट क्लॉज। अब वो प्रोविजन जो बिल के अंदर दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से देखेंगे। एंड ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। अब क्या होगा कि वो जो क्लॉज हैं वो उसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और उनको सेपरेटली वोट किया जाएगा कि ये सही हैं, ये गलत हैं, उसके ऊपर वोटिंग होगी। एंड दीज मेंबर कैन आल्सो मूव अमेंडमेंट एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल, मतलब दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल। ये मेंबर क्या कर सकते हैं, द मेंबर कैन आल्सो मूव अमेंडमेंट। जो मेंबर है वो अमेंडमेंट भी मूव कर सकता है कि अभी जो है वो अमेंडमेंट कर दिया जा सकता है, क्योंकि अगर बिल जो सही है तो अगर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो पार्ट बन जाएगा बिल का, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल एंड एज अ होल एंड नो अमेंडमेंट आर अलाउड। अब क्या होगा, इस स्टेज के अंदर क्या होगा कि डिबेट तो होनी ही है और एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन का भी यहाँ पे मसला हो जाएगा कि आपको जहाँ तो एक्सेप्ट करना है या तो उसको रिजेक्ट करना है। पूरे बिल को कर सकते हो या कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट अब अलो नहीं होंगी। एंड एज द जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द बिल हैव ऑलरेडी बीन स्क्रूटनाइज्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द सेकंड रीडिंग एंड इफ मोस्ट मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड एक्सेप्ट द बिल एंड द बिल रिगार्डेड पास बाय द हाउसेज। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो जनरल प्रिंसिपल्स थे उसको स्क्रूटनाइज कर दिया गया है सेकंड स्टेज के अंदर, कमेटी के द्वारा उसको डिस्कशन की गई है उसके ऊपर और एक हर एक क्लॉज बाय क्लॉज को उन्होंने पढ़ा है। तो अब क्या होगा कि अगर मोस्ट ऑफ द मेंबर जो हैं वो उसको वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वोट कर देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं उस बिल को, तो वो पास हो जाएगा हाउसेस के अंदर। एंड देयर आफ्टर द बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द सेकंड हाउस फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। अब क्या बिल होगा कि अब जो है बिल की ऑथेंटिकेशन हुए देखने को मिली है कि अब वो ऑथेंटिक बिल बन गया है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चाहे वो लोकसभा को हो या राज्यसभा का हो, चेयरमैन हो या स्पीकर हो, तो वो उसके पास भेजा जाएगा। अब क्या करेगा वो, उस बिल को सेकंड हाउस के लिए भेजा जाएगा कि आप भी अप्रूवल दो, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता था तो भी बताओ। तो अब क्या होगा, ये किसके द्वारा किया जाएगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसके द्वारा सेकंड हाउस को सेंड कर दिया जाएगा। तो समझ गए होंगे होप, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो आ गई हमारी बिल इन द सेकंड हाउस। अब फोर्थ क्या होगा, अब बिल जो है वो सेकंड हाउस के अंदर चला गया है। सेकंड हाउस के पास क्या क्या पावर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इन द सेकंड हाउस आल्सो बिल पास थ्रू ऑल स्टेजेस। पूरे 3 स्टेजेस के थ्रू फिर से बिल पास होगा। एंड जो फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग जैसे, और उसके बाद जो 4 अल्टरनेटिव्स बिफोर दिस हाउस, देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स, मतलब उसके पास कुछ 4 और अलग पावर्स हैं, 4 और अलग चीज़ें हैं इस हाउस के पास। पहली आ गई, इट में पास द बिल सेंट बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट। ये क्या कर सकता है कि बिल को पास कर सकता है, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज सकता है, जो कि फर्स्ट हाउस के द्वारा सेंड किया गया है बिना अमेंडमेंट के। या तो वो ये कर सकता है कि इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। या तो बिल को वो पास कर सकता है कि अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट चेंज करो,
या उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउस को रिटर्न कर सकता है जिसके द्वारा वो पास किया गया है। उसके बाद जो थर्ड उसके पास अल्टरनेटिव पावर है वो बिल को रिजेक्ट कर सकता है। एंड इट मे नॉट टेक एनी एक्शन, दिस कीप द बिल पेंडिंग। वो जहाँ तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा, उसको पेंडिंग ही रख देगा। अगर सेकंड हाउस जो है वो बिल को पास कर देता है बिना अमेंडमेंट के, एक तो ये कंडीशन आ गई। उसके बाद जो फर्स्ट हाउस है वो अमेंडमेंट सेकंड हाउस के द्वारा जो दी गई है उसको एक्सेप्ट कर देता है, तो बिल जो है वो पास हो जाएगा दोनों हाउसेस से। एंड वो सेंड कर दिया जाएगा किसके लिए? प्रेसिडेंट की साइन के लिए। ये एक केस है। अगर दूसरी तरफ देखें, जो फर्स्ट हाउस है वो जो अमेंडमेंट सजेस्ट की गई है ना सेकंड हाउस के द्वारा, उसको रिजेक्ट कर दे, या वो जो सेकंड हाउस है वो रिजेक्ट कर दे बिल को, ठीक है, और कोई भी एक्शन ना ले 6 मंथ के लिए, तो वो क्या माना जाएगा कि एक डेडलॉक हो गया है। और उसको रिजॉल्व करने के लिए, डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट समन करेगा, दोनों हाउसेस को बुलाएगा कि आप एक मीटिंग करो, जॉइंट सीटिंग करो। एंड जहाँ पे वो अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और मेजोरिटी की वोटिंग होती है, तो जॉइंट सीटिंग ये अप्रूव करेगी। अगर बिल को अप्रूव करती है तो बिल जो है वो पास हो जाएगा दोनों हाउसेस से। अब क्या होगा कि वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाएगा। Every bill after being passed both houses of parliament, either single or joint sitting, it is presented to the president for his assent, and there are three alternative before the president। मतलब 3 पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। जो भी बिल पास किया गया ना सेकंड हाउसेस के द्वारा या फर्स्ट हाउसेस के द्वारा या दोनों हाउसेस के द्वारा, अगर जो चाहे वहाँ पे जॉइंट सीटिंग हुई हो, अगर डेडलॉक हो गया हो तो उसके बाद रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सीटिंग बुलाई गई हो, और जॉइंट सीटिंग होने के बाद मतलब वो सारे सहमत हो गए हो, तो उसके बाद जो दोनों हाउसेस से बिल पास होके प्रेसिडेंट के असेंट के लिए चला जाएगा। तो प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा। एंड प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर होती हैं? 3 अल्टरनेटिव्स और है। वो क्या कर सकता है, जो जहाँ तो बिल के ऊपर वो अपने साइन कर देगा, या उनको मतलब विद होल्ड कर देगा, वहाँ पे कोई साइन नहीं करेगा, या तो वो फिर से रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउसेस के पास जो है वो बिल भेज देगा। तो समझ गए ना, उसके पास 3 पावर है, या तो वो साइन कर देगा, या तो वो उनको होल्ड करके रख देगा, साइन नहीं करेगा, या तो वो वापस भेज देगा। ठीक है, सिंपल टर्म से आप समझ सकते हो। एंड इफ द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द बिल, अगर मान लो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देता है, एंड जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। एंड अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी असेंट को विद होल्ड कर देता है, प्रेसिडेंट नहीं देता, अपने साइन नहीं करता है बिल के ऊपर, एंड इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, अब ये यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा बिल जो है वो, खत्म हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन सकता। अगर प्रेसिडेंट है उसको विद होल्ड करके रख दिया, अपने पास रख दिया, ना वापस दिया, ना ही उसके ऊपर साइन किए। एंड इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल कंसिडरेशन, अगर जो है तीसरी कंडीशन आ गई, अगर बिल जो है वो वापस से हाउसेस के अंदर भेज दिया जाता है रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, तो ये उसके पास पावर है। फिर अगर हाउसेस वहां से जो हाउसेस के पास भेजा गया था ना बिल, अगर वो हाउसेस फिर से बिल को प्रेजेंट कर देते हैं किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, तो इस समय प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, उसको उसके ऊपर साइन करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि पास बाय द हाउस बोथ हाउसेस अगेन विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव, मतलब यहाँ पे अभी उसको असेंट करनी ही पड़ेगी, उसको साइन देना ही पड़ेगा उस बिल के ऊपर। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से एक प्रोसीजर रहता है। प्रेसिडेंट का जो मेन काम होता है बिल को एक्ट के अंदर कंप्लीट करने से, तो वो किसका काम होता है? हमारे प्रेसिडेंट का क्रूशियल रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ तक ऑर्डिनरी बिल है वो खत्म होता है लेजिस्लेटिव पावर के अंदर। उसके बाद अगर अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मनी बिल किस तरह से पास किए जाते हैं और किस तरह से यहाँ पे प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे। इसी के साथ हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो खत्म होगा। फिर उसके बाद हम पार्लियामेंट की पावर को डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट की पावर्स है कहाँ पे? यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, फाइनेंशियल बिल आ गया, ये आगे पावर्स एंड फंक्शन। यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर करेंगे डिस्कस, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जुडिशियल पावर और इलेक्टोरल पावर एंड अदर पावर्स और फंक्शंस, ये सारी पावर्स के अंदर आएंगे। इसमें से कुछ 3 पावर्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम मनी बिल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।